जय माता दी, जय हिंद। आज मैं जहाँ पर अपना परिचय देने के बाद एक बयान दे रहा हूँ, जो कि कोई भी किसी भी पार्टी से संबंधित नहीं है, क्योंकि ये पार्टी पूटी जो होती है वो अपने लिए काम करती है, वो सही है। जो उनको सिर्फ अपने मकसद को पूरा करना होता है। बाकी देश के लिए क्या चल रहा है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करूँगा, जिसमें कोई भी किसी भी प्रकार का कोई संगठन हो वो इसको बीच में ना ले, क्योंकि हम चाहे किसी भी संगठन से साथ जुड़े होंगे, लेकिन ये मुद्दा एक संगठन का नहीं है। ये जैसे कि हम अभी आज़ादी का जो 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, उसके बीच में कुछ बातचीत हम करेंगे, जो कि जड़ से, जिसके लिए हमारे गाँव के, हमारे हिमाचल प्रदेश के या देश के लोगों के हित के में बीच में हो। तो पहले मैं अपना परिचय देता हूं कि मैं सूबेदार मंगल सिंह 13 जैक से रिटायर हूं, एक सर्विसमैन हूं, और हाल ही में पिछले 2 साल से या 1.5 साल से मैं कोटला पंचायत के बीच में उप प्रधान की ड्यूटी कर रहा हूँ। पंचायत के बीच में काम करने और उनकी दिशा को देखने के लिए मैंने, और पंचायत के कामों को सीखने के लिए मैंने 1 साल पूरा लगा दिया है, और मेरे को पूरी जानकारी मिल चुकी है कि कहाँ पर क्या होता है और किस प्रकार से सरकारी काम चलते हैं। तो हम सबसे पहले ये लेते हैं कि सबसे पहले मैं सभी पंचायत के, हिमाचल प्रदेश के और देश के सभी वासियों को 75वें गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में, जो कि हमारा एक अमृत महोत्सव है, और इसके मनाने का मकसद, जो देश की आज़ादी के बीच में जिन लोगों ने हिस्सा लिया और जान की बाजी लगाई और राष्ट्रीय ध्वज जिनके कर्मों के द्वारा यहाँ पर लगा हुआ है, उसको, उन सभी लोगों को याद करना हमारा एक परम कर्तव्य है। यही हमारा एक मनोस्तव है। तो अब चलते हैं हम देश के बारे में। हम अगर किसी पार्टी की बात करें तो ये गलत होगा, लेकिन पिछले 75 साल में जो कार्रवाइयाँ की गई हैं, कितने प्रधानमंत्री आए, कितने राष्ट्रपति आए, उनको काम करने का अपना अपना तरीका था। सही बात है कि हर इंसान का काम करने का तरीका अलग अलग होता है। उसी प्रकार आज की तारीख के बीच में हम सबसे ज़्यादा, जो कि पिछले 1 हफ्ते से चल रहा है, कि हम नेशनल फ्लैग जो है वो उसकी बहुत ही इज्जत करते हैं, और कोई भी देश ऐसा नहीं है जो कि अपने फ्लैग, मतलब अपने राष्ट्रीय झंडे का जो है वो सम्मान नहीं करता। लेकिन
मैं ये जानना चाहता हूँ और लोगों से भी ये एक राय लेना चाहता हूँ कि कुछ जो है वो हम पर्व मनाते हैं, उन पर्वों के बीच में जो मेन कार्रवाई होती है जिस लिए हम पर्व मनाया जा रहा है, उन लोगों की अनदेखी करते हुए हाल ही में अगर हम की जनसंख्या लगभग 1 अरब 32 करोड़ या कुछ इसके समथिंग होगी, तो हमने अपने झंडे को इज्जत देने के लिए 30-35 रुपये का एक फ्लैग, जो कि देश के बीच में लगभग 25 करोड़ लोगों के घर होंगे, वहाँ का हमने डिसीजन ले लिया कि हर घर में फ्लैग, मतलब हर घर में झंडा या हर घर में तिरंगा। इससे पहले ये सोचने की बात है कि जो हिमाचल प्रदेश की बात करता हूँ मैं, जो अभी बहुत से होल्डिंग लगाए गए हैं, होल्डिंग मतलब चार्ट से लगाए जाते हैं सड़कों के किनारे, अगर वो ना लगाए जाएं और पब्लिसिटी के लिए खर्चा ना किया जाए, तो मैं समझता हूँ कि पूरे ही हिमाचल के बीच अगर सही तरीके से कार्रवाई की जाए तो हमारे को किसी भी तौर पर कर्ज लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं एक राष्ट्रीय ध्वज का अपमान नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर हम 1 करोड़ फ्लैग की घोषणा करते हैं, तो अगर 30 रुपये का एक फ्लैग हो तो आप समझ लो कि 30 करोड़ के जो वो फ्लैग लगेंगे। और जैसे कि आपने कुछ ही समय पहले पर्यावरण को सही करने के लिए पॉलीथीन वगैरह या जो भी मटेरियल था उसको बंद किया, उसी प्रकार से इतने दिए हुए फ्लैग आपके जितनी जिस चीज़ की क्वांटिटी ज़्यादा होती है उसकी वेस्टेज ज़्यादा होती है। तो इस प्रकार के आपके फ्लैग अगर खुदा ना चाहे, ऐसा नहीं होना चाहिए, एक देश की आन बान का सवाल है, लेकिन झाड़ियों में और गांव में और शहरों के बीच में ऐसे फ्लैग नीचे पड़े मिलेंगे। दूसरी बात, ये भी अच्छा है कि पर्व भी मनाना बहुत ज़रूरी है, और ये 15 अगस्त तो मनाया ही जाता है जो स्वतंत्रता सेनानियों के लिए हैं। जो भी पंचायतें प्रोग्राम करेंगी, हमारा ये लक्ष्य रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है उसके बीच में सैनिक की जो स्वतंत्रता सेनानी, तो शायद उनके परिवार या आगे जो बाद में जो कोई संघर्ष हुए हैं उनके द्वारा जो पीड़ित लोग हैं उनका हम सम्मान करें। लेकिन इन फ्लैगों के साथ में एक दो बातें और करना चाहता हूँ कि यदि उज्ज्वला योजना है, बड़ी अच्छी बात है, लोगों को, गरीब लोगों को गैस मिलनी चाहिए, और हमें गैस सभी लोगों को मिलनी चाहिए ताकि वो भी दूसरे लोगों के साथ जुड़ सकें। लेकिन गैस सिलेंडर की महंगाई के अनुसार आपके आंकड़े सारे आपके सामने हैं कि बहुत क्या 95% लोगों ने जो दिए हुए चूल्हे वो साइड में रख के लकड़ी जलाना शुरू कर दी है। दूसरे 2017 से 19 के बीच में PMAY प्रधानमंत्री आवास योजना का जो लक्ष्य रखा गया था, वो हमारी पंचायत के बीच में 134 घरों को
अनुमति मिली थी। बहुत लोगों ने उनका इंतज़ार करते करते लोन लेकर घर भी बना लिए। अभी तक 134 में से 171 ही घर 71 घर रह गए हैं, बाकी सरकार ने या किसी भी सिस्टम में काट दिए हैं। जिन्होंने 2 साल पहले आस लगा रखी थी कि हमारे पक्के घर होंगे, उनके घरों के नाम काट दिए गए हैं। और अभी तक, जब तक कि प्रधानमंत्री की घोषणा की गई है, तब से हमारी पंचायत के बीच में 134 घर मिलने थे, उसके करते करते 71 घर रह गए और 71 से अभी तक 2 घर मिल पाए। तो मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ कि प्रायोरिटी उन घरों को, गरीब लोगों के घरों को बनाने के लिए है या इस प्रकार के ढोंग बनाने के लिए। शौचालय, एसबीएम के तहत हर घर में शौचालय की रट लगी हुई है। उसके बीच में जो एक गरीब आदमी 12,000 के बीच में तो वो ही लोग बना सकते हैं जिनके पास पहले पैसा हो। वो कहीं से लोन ले करके या किसी भी प्रकार से आगे पीछे कर करके वो एक बाथरूम वगैरह बनाते हैं, जिसका खर्चा अलग से नॉर्मल कम से कम भी बनाना हो तो 25,000 या 30,000 के बीच में बनता है। तो वो लोन ले लेते हैं और उसके बाद उनके खाते में पैसे आए या नहीं आए उसकी कोई भी गारंटी नहीं रहती। शहरों के बीच में कूड़ा कचरा और गंदगी फैली हुई है। वैसे स्वच्छ भारत के मिशन के चार्ट बहुत लगे हुए हैं, कहीं भी देखो तो होल्डिंग की बौछार है। शिमला से लेकर के पूरे हिमाचल में ये बोर्डिंग लगे हैं कि स्वच्छता स्वच्छता और महात्मा गांधी के चश्मे वाले फ़ोटो लगा रखे हैं। लेकिन अगर हम किसी भी अधिकारी से बात करें कि हमें अपनी पंचायत के नालियां और उनको साफ करने के लिए कोई बजट है तो उसका कोई प्रावधान नहीं है। तीसरी बात पर आ जाते हैं हम। उद्घाटनों के ऊपर उद्घाटन, वैसे मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, बहुत से मुख्यमंत्री और हमारे जो भी हैं विधायक होते हैं, जो भी हैं, बहुत सी घोषणा कर रहे हैं, शिलान्यास कर रहे हैं, बहुत से शिलान्यास अब तक कर रहे हैं। जो ऐसे विधायक भी हैं जो कि 4 साल पिछले किसी के घर में भी नहीं पहुंचे, उन्होंने शिलान्यासों की इतनी बुशार कर दी है कि लगता है कि पता नहीं कौन से बिल से निकल करके दिल्ली के समाचारों में 20 लाख, करोड़, हजार, कई करोड़ों के शिलान्यास किए जा रहे हैं। और पिछले जो 4 साल बिताए हैं उनके बीच की रफ्तार को इतना तेज़ कर दिया है कि लगता है कि 4 साल पहले बिजली गई थी और तुरंत अभी 1 साल के लिए बिजली आई है। उसी प्रकार से तो उद्घाटनों के ऊपर उद्घाटन, शिलान्यासों के ऊपर शिलान्यास। लेकिन इन शिलान्यासों का मकसद सभी पार्टियों के जानते हैं कि इन शिलान्यासों का मकसद यही है कि वोटर कैसे खरीदे जाए। तीसरा, राशन, डिपुओं में राशन फ्री। गैस के बारे में आपको पता चल ही गया है। किसानों को 2,000 दिया जा रहा है, पता नहीं किसके लिए दिया जा रहा है, उसका कोई मकसद नहीं है, उसकी कोई एसओपी नहीं है कि 2,000 आपको मिल रहा है, आप किस चीज़ के लिए खर्च कर रहे हैं। उससे अनाज ले रहे हैं या आपके जो है शहरों के बीच में जिस दिन बहुत ही गरीब लोग हैं वो जब 2,000 रुपया की किस्त आती है तो पता नहीं कहाँ वो
किसी मीट की दुकान में मिल रहे हैं या दारू की दुकान पर मिल रहे हैं, इसका कोई भी भविष्य नहीं था कि किसानों को किसी तरीके से फ़ायदा पहुंचाना है, लेकिन उसका किसान फ़ायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है इसकी कोई भी पुष्टि नहीं। और इसके अलावा और भी बहुत सी फैसिलिटियां दे रखी हैं जिसका कोई भी टारगेट नहीं है। अगर किसी को बीपीएल बिलो पॉवर्टी लाइन के बीच में अगर खड़ा करना है तो उसके लिए कोई पॉलिसी स्थिर नहीं है। अगर हम बीपीएल की अथॉरिटी को पढ़ें तो उसके बीच में स्पष्ट लिखा है कि 2 हेक्टर ज़मीन से ऊपर नहीं होनी चाहिए, घर के बीच में फ्रिज नहीं होना चाहिए, पक्का मकान नहीं होना चाहिए, जो कि आज की हिमाचल सरकार के ध्यान में देना चाहिए कि कोई स्टिल पक्के जो नियम बनाए जाएं जिससे कि लोग धोखे में ना रहें। जैसा कि हाल ही में पीएम किसान निधि के पैसे जो कि बहुत से लोगों ने ले लिए, उनको कैसे इशू हो गए? अगर वो उस दायरे में नहीं आते हैं तो उनको कैसे इशू हो गए? क्योंकि अगर हम किसी से पूछें तो उस समय इसलिए इशू हो गए कि उस टाइम जो वोटिंग का समय था तो जो भी आया उसको 2000 रुपया इशू कर दिया, लेकिन अभी उनको विद ब्याज वापस करने पड़ रहे हैं। तो कोई भी फैसिलिटी देनी है तो उससे पहले उसके नियम लागू करें। मेरी पंचायत के बीच में बहुत से लोगों के नाम जो काटे गए हैं, मकानों से काटे गए हैं, वो उनके मकान इस बरसात के बीच में ऐसी हालत है कि जो गिरने वाले हैं। तो उन लोगों को क्या, मेरे को नहीं समझ आती कि क्या समझ करके उन लोगों के नाम काटे हैं। तो मैं यही चाहता हूँ कि सरकार हो, किसी भी प्रकार की सरकार बनेगी, जितने भी कर्मचारी हैं उनके अधीन काम करते हैं। और ये एक आज से पहले मैंने पढ़ा था कि कभी कोई ठेकेदार प्रथा होती थी जिसके बीच में एक ठेकेदार होता था, बाकी मजदूर होते थे और मजदूरों का शोषण किया जाता था। जैसे कि बहुत जो कर्मचारी तो नहीं है, लेकिन बहुत जो वीआईपी हैं जिनके बहुत प्रोजेक्ट चल रहे हैं, वो मात्र 6-7 हज़ार रुपया दे करके जो काम लेते हैं और ख़ुद की उनकी हेलीकॉप्टर और ओडी में घूमते। तो वो प्रथा 70 साल पहले थी, ये अभी फिर आने शुरू हो गई। तो इस प्रकार की भी जो संस्था है इसको ख़त्म करेंगे तभी हम हो पाएंगे। अगली बात मैं ये करना चाहता हूँ कि बीपीएल या कोई इस प्रकार की नारियां जो कि जिनके विधवा हैं या कोई बच्चे अपंग हैं या किसी कारण बुढ़ापा आ गया है, उनके औलाद नहीं है, इस प्रकार के कुछ ऐसे गिने चुने लोग हैं जो कि वो ही बीपीएल में शामिल होने चाहिए। इस बीपीएल शब्द से लोगों के ऊपर सरकार ने इतना प्रेशर डाल दिया है, जो एक बार बीपीएल में आ जाता है वो पूरी ज़िंदगी बीपीएल से निकलना नहीं चाहता। वो बोलता है कि मैं इस गरीबी रेखा से निकल गया तो मेरे को पता नहीं कितनी फैसिलिटियाँ कम हो जाएंगी। तो ये भी एक अभिशाप है। एक आदमी को गरीब 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 बोल करके वो गरीब ही रहेगा, उसके पास कोई ऐसी योजना नहीं मिली जिससे अमीर हो जाए। तीसरी बात, किसी भी सरकार से लगाई गई कितनी भी योजना है,
कितनी भी फैसिलिटी हैं, जैसे कि हमारे जो राशन मिलता है हमें फ्री, या इस प्रकार से चाहे किसान निधि की जो फैसिलिटी मिलती है या घर मिले हैं, उनके लिए पर्याप्त ग्रांट नहीं है। उस ग्रांट से अगर हम हिमाचल को देखें तो जहाँ पर 1,30,000 रुपया जो ग्रांट मिल रही है, उससे कुछ हमारे कोटला के बीच में ऐसे घर हैं, उनको उखाड़ करके नीचे पहुँचाने के लिए 1,00,000 रुपया खर्च हो जाता है। तो ऐसे लोग किस प्रकार से वो घर बनाएंगे और कैसे अमीर होंगे? तो मैं किसी भी सरकार से या किसी भी अधिकारी को तो छोड़ ही दें, अधिकारी जितने भी अधिकारी कर्मचारी, या तो वो रिश्वत से लिप्त हैं, अगर कोई अच्छा अधिकारी है या कर्मचारी है तो वो सही काम करना चाहता है, तो ये ऊपर वाले जो मिनिस्टर हैं उनके ऊपर दबाव डाल करके उनकी या तो ट्रांसफ़र कर देंगे या उसको किसी तरीके से घोटाले में फंसा करके उसको सस्पेंड करने की कोशिश करेंगे। तो मैं सभी नागरिकों से जो वोट देने जाते हैं तो ये समझें कि कौन किसके लिए क्या काम करना चाहता है। वो खुद के परिवार, बहुत सी सरकारें ये बोलती हैं कि ये परिवारवाद है, ये है। मैं कोई भी किसी भी सरकार, किसी भी संगठन से ये पूछना चाहता हूँ कि क्या मुख्यमंत्री के बेटे आगे खड़े नहीं हुए? कोई भी इसका सर्टिफिकेट दे दे, कोई भी सरकार, चाहे आपकी सरकार हो, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो या अन्य दल हो, सभी सरकारों में अपने अपने परिवार के आगे सदस्य होते हैं। ये बुरी बात नहीं है कि उनके बेटे जो है वो नेता नहीं बन सकते। सैनिक का बेटा सैनिक बन सकता है, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बन सकता है, राजनीतिक। लेकिन कुछ जो लोग बीच परिवारवाद का उठाते हैं, तो पहले अपने घर को साफ कर लें, तब दूसरों के ऊपर हम कीचड़ डाल सकते हैं। लास्ट बात फिर मैं उसी 15 अगस्त के ऊपर आता हूँ कि 15 अगस्त के दिन इस प्रकार से झंडे डंडे या कुछ लगाने से भी वो अपनी अपनी राय है, लेकिन हमारी राय है कि कोई भी काम करें 15 अगस्त के बीच में स्वतंत्रता दिवस में हिस्सा लेने वाले लोग, जो देश के बीच में देश को अच्छी तरह से जिनके कारण हम दिन रात सोते हैं, या बॉर्डरों में लोग लगे हुए हैं, या देश के आज़ाद करने के लिए जो शहीद हो चुके हैं, उनके उपलक्ष्य में उनको अवश्य याद करें। और इसके साथ जो जुड़े हुए लोग, जैसे सेना के लोग हैं, सेना की तब लोग इज्जत करते हैं जब हम 99 के बीच में जो कुंजा चाली और 487 के 5 के बीच में जो हम लड़ाई लड़ रहे थे, तो पूरा देश इसी सेना की इतनी इज्जत कर रहा था। और अटल बिहारी वाजपेयी को हम अभी भी याद करते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी ने हमारे के बीच में इतना बड़ा जोश डाला था, जो कि इंडियन आर्मी ने उनके जोश को देखते हुए ये लड़ाई लड़ी है। अगर ये लीडर, जितने भी इंडिया के बीच में लीडर हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री हैं या मुख्यमंत्री हैं या विधायक हैं, अगर ये सेना के मोटिवेशन की बात करें तो देश यहाँ से अपनी सुरक्षा के लिए सक्षम हो जा सकता है। लेकिन
इसके बीच में बहुत से ऐसे विधायक भी हैं जिनको सेना के बीच में पता नहीं है, उनके परिवार के किसी भी लोग ने अगर सेना की नौकरी नहीं की है वो सेना के पक्ष में नहीं हो सकते। और बड़े बड़े कमांडर जो हैं हमारे, जो कि इन्हीं नेताओं के नीचे काम करते हैं, उनकी मजबूरी है कि आज के वर्तमान जो नेता हैं उनके कहने पर, उनके लीडरशिप के अनुसार काम ना करें तो उनको भी अपने परिवार के साथ रहना है। तो एक दबाव में मैं चाहता हूं कि कोई भी जितना भी सेना या किसी प्रकार की जो फोर्स है वो होम मिनिस्ट्री व राष्ट्रपति के अंडर होनी चाहिए और उनके पूरे जो ऑर्डर हैं वो राष्ट्रपति से ही चलने चाहिए, ताकि वो एक सेना को अच्छी प्रकार से उनको सुविधाएं और उनके टास्क के मुताबिक तैयार किया जा सके। एक बार फिर मैं सभी गांव वासियों, वार्ड नंबर 1 बडेड, 2 बला, वार्ड नंबर 3 कोटला, वार्ड नंबर 4 कोटला का दूसरा भाग और वार्ड नंबर 5 नेरा से और वार्ड नंबर 6 जो भी कोटला 3 से और वार्ड नंबर 7 बेरघट और पुणे, तथा मैं सभी पंचायत के प्रधान, उप प्रधान और पंचायत के सदस्य व सभी कर्मचारियों, ब्लॉक के सभी ऑफिसर अधिकारियों को इस 15 अगस्त के उपलक्ष्य में सभी परिवार सहित सभी को शुभकामनाएं देता हूं और ईश्वर से कामना करता हूं कि अगला साल भी आपको इसी प्रकार से 15 अगस्त को आए और खुशियां भरा, जिस प्रकार आप हैप्पी न्यू ईयर मनाते हैं इसी प्रकार से 15 अगस्त को भी आप पूरी औपचारिकताओं के साथ इसको मनाएं। धन्यवाद। जय माता दी। नमस्कार।